हेलो हेलो हेलो। आ जाओ सब लोग। हम्म। 10 पे। 5 10। हाँ जी। बढ़े आगे बढ़े। देखो जी, आपने नोट बनाया पहला, जिसमें सारा शेयर कैपिटल आ गया, मतलब जो है सारा एसेट पीपी। तो अपनी बैलेंस शीट में पीपी लिख दो। 23,80,000 टोटल। 23,80,000।
ये बेटा आ जाएगा 23,80,000 इधर टोटल, 23,80 का टोटल। और यही 23,80 जो है ना, आपका शेयर कैपिटल में डाल दो। हाँ जी, यही अमाउंट उठाकर यहां पर लिख दो। यही आपका टोटल हो जाएगा। यानी जो एसेट के बराबर अमाउंट है वही कैपिटल में डाल दो। तो ये आप यहां पर लिख दीजिए इक्वल टू एसेट, इक्वल टू एसेट। ये बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सट्रैक्ट। अब पीएनएल का एक्सट्रैक्ट। कंप्लीट कर लो जल्दी से फटाफट बैलेंस शीट। हाँ जी, लिख लिया, नोटिंग कर लिया बैलेंस शीट। बोलो जी, हेलो, ठीक है ना, लिख लिया? लिखो लिखो, जल्दी कर लो। बस बैलेंस शीट को पूरा ही तो करना, 23,80,000 लिखना है उसमें।
लिख लिया? चलो, अब जिन्होंने लिख लिया वो लिखें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, वो एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल, एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल। एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल लिखो जल्दी फटाफट। देखो, अरे भाई शुरू करें? हाँ जी, एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल। ये है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। देखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल में आपको सीधा एक्सपेंडिचर इनकम तो कुछ है नहीं अभी, तो सीधा एक्सपेंडिचर साइड जो है उसमें लिखेंगे। और एक्सपेंडिचर में एक तो है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन आपने निकाला था वो कितना है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना कितना था? आपने नोट 1 में ही निकाला था एक तरीके से, सबका अलग अलग था। 420, 420 और 420। और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, जो उन्होंने मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो लिखे हैं ना, यानी पाइपलाइन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, पाइपलाइन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वो है टोटल 6 लाख, लेकिन तीनों में बराबर बराबर बांटना है आपको। 2 लाख, यहां पर भी आएगा 2 लाख और यहां पर भी आएगा 2 लाख। बस इतना आपको करके यहां पर छोड़ देना है, इनका टोटल लगा दो और छोड़ दो। तो टोटल एक्सपेंसेस है 620, 620 और 620। ठीक है, हम्म, 20 लाख। डेप्रीसिएशन और बस पाइपलाइन एक्सपेंसेस, और क्या आएगा? नहीं, टोटल डेप्रीसिएशन 420 है सबका ना, ठीक तो है। ये एसी नहीं चल रहा है क्या? कोई नहीं चल रहा? क्यों? लेकिन बंद कहाँ है? वो वाला बंद है, लेकिन ये तो चल रहा है, 16 पे चल रहा है। गर्मी हो रही है यार, लग रहा है।
ठीक है, अब एक इसी क्वेश्चन में एक कंसोलिडेटेड, बेटा हेलो, मतलब कुछ तुम लोगों को पढ़ना है या नहीं है? फिर ये हरकतें क्यों कर रहे हो? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपको एक तो शेयर कैपिटल में एसेट का टोटल ले लेना सारा, और बाकी जो है जो पीपीई है, बस यही दो चीज आएंगी। यहां लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी लिमिटेड। पर्टिकुलर नोट्स और अमाउंट। यहां आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में यहां पर आएगा शेयर कैपिटल, और जो एसेट का टोटल है उसी को शेयर कैपिटल में डाल देंगे। तो एसेट का टोटल जो था वो अगर आप सारी कंपनीज का मिलाकर बताओ तो इक्वल टू एसेट कितना था सारी कंपनी का मिलाकर? 71,40,000 था ना। और यहां पर आएगा नंबर 2 एसेट, और एसेट में आएगा नॉन करेंट एसेट, और नॉन करेंट एसेट में आएगा पीपीई जो आपने नोट 1 में बनाया था। बताओ क्या था उसमें? 71,40,000 टोटल, यानी कंसोलिडेटेड। बस ये आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हो गया, और तो कुछ है नहीं। खाली मेहनत के नंबर हैं इसमें, और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है, जो भी आए। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8। आइए अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हटा दूं इसे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 नहीं बल्कि 10। 9 तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 10 नंबर देखो जरा। दस नंबर में क्वेश्चन कहता है ए लिमिटेड, ए यूके बेस्ड कंपनी entered into a joint venture with B Limited in India, wherein B Limited will import the goods manufactured by A Limited on account of joint venture and sell them in India। तो A Limited एक यूके की कंपनी है, B Limited इंडिया की कंपनी है। तो B Limited गुड्स इंपोर्ट करेगा, जो A मैन्युफैक्चर करेगा और B इंपोर्ट करेगा, और उसे वो इंडिया में बेचेगा। A Limited and B Limited agree to share the expenses and revenue in the ratio of 5:4 respectively,
whereas profit are distributed equally. मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस को 5:4 के रेशो में बांटना है दोनों में, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है, आगे कहते हैं ए इन्वेस्टेड 49% ऑफ टोटल कैपिटल बट हैज इक्वल शेयर इन ऑल एसेट एंड इज इक्वली लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट वेंचर। मतलब ए ने पैसा तो लगाया 49%, लेकिन हिस्सेदारी उसकी बराबर बराबर है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ज्वाइंट वेंचर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। परचेज 9 लाख, अदर एक्सपेंसेस 3,06,000, सेल्स 13,05,000, पीपीई 6 लाख, करंट एसेट 2 लाख, अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख और कैपिटल 4,01,000 है। इस 4,01,000 में 51% बी का होगा और 49% ए का होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपसे कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो आपको कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना है और एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, दो चीजें बनानी है। अच्छा, कंसोलिडेटेड का मतलब सब टोटल आएगा, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में सबका अलग अलग बताना पड़ेगा कि उसमें ए का कितना है, बी का कितना, ऐसे आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। तो मेन है इसमें नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो चलो जरा शुरू करें। पहले तो एक्सट्रैक्ट नहीं, अब तो पूरा पीएनएल बनेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट तो कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड पीएनएल। तो यहां पर लिखेंगे देखो हेडिंग डालो कंसोलिडेटेड पीएनएल। क्वेश्चन नंबर है 10। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। कोई डेट दे रखी है क्या? डेट नहीं दे रखा। हाँ जी, यहां लिखिए पर्टिकुलर नोट्स और अमाउंट। नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां पर आपको नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा। वैसे टोटल तो आपको 13,05,000 दे रखा है सेल का, लेकिन हमें अलग से दोनों का दिखाना पड़ेगा। इसमें ए का कितना हिस्सा है और बी का कितना हिस्सा है, यह बताना पड़ेगा। टोटल तो दोनों का 13,05,000 ही होगा जो गिवन है। आप देख लीजिए कितना गिवन है, 13,05,000 गिवन है सेल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में हमें बताना पड़ेगा। तो यहां पर आप फटाफट लिखेंगे टोटल, क्योंकि और कोई इनकम है नहीं, तो यही टोटल हो जाएगा 13,05,000। ठीक है। नंबर 2 एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो गिवन है क्वेश्चन में। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कितना परचेज गिवन है? 9 लाख। इसको भी आपको नोट्स टू अकाउंट में बताना पड़ेगा। ये देखो, नोट्स टू अकाउंट में बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे पीपीई ये बैलेंस शीट में जाएगा। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस का आएगा परचेज के बाद अदर एक्सपेंसेस नंबर 2। वैसे यहां पर नंबर डालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐसे लिखो अदर एक्सपेंसेस, और तो कुछ है नहीं। तो अदर एक्सपेंसेस भी आप नोट नंबर 3 बनाकर लिख दो। कितना? अच्छा 1 मिनट, अदर एक्सपेंसेस से पहले एक चीज और लिखना है, चेंजेस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, दे रखा है ना नीचे, तो चेंजेस इन वैल्यू लिखना है, सॉरी। तो चेंजेस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख और वो माइनस में आएगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो 0 होगा, पहला साल है, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो ये इंक्रीज स्टॉक होगा एक तरीके से। और फिर आएगा अदर एक्सपेंसेस। इसका नोट 4 बना लेंगे। ये है 3,06,000 है, 2,06,000, 3,06,000, ठीक है बस। और फिर आएगा टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस बताओ कितना? 12,06,000। 11,06,000, 11,06,000। और यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट। 1 में से 2 कर दो माइनस, 1,99,000 का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, प्रॉफिट को दोनों पार्टी बांटेंगी बराबर बराबर, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का बराबर बराबर है। तो इसमें अगर मैं कहूं ए लिमिटेड का हिस्सा, तो ए लिमिटेड का 50% है और बी लिमिटेड का भी कितना है? 50%। टोटल दोनों का 99,500 इसका हिस्सा है और 99,500 इसका हिस्सा है। ठीक है, बताइए। तो 99,500, 99,500। और अब नोट बना लो, जो नोट है ना 1 से लेकर 4 तक। फिर बैलेंस शीट के नोट बाद में बनेंगे। पहले नोट 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले आप लिखोगे यहां पर सेल्स। अब सेल जो है ए लिमिटेड का टोटल सेल है 13,05,000। रेशो क्या है? 5/9। और बी लिमिटेड का, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस को क्वेश्चन ने बोला है 5/5:4 के रेशो में, तो ये होगा 4/9। बताओ कितना कितना?
7.25 जो है इनका हो जाएगा और इसका 580 इनका, और टोटल जो रेवेन्यू है वो 9 लाख, 13,05,000, 13,05,000। ये हो गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये नोट्स टू अकाउंट में आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस उन्होंने बोला है बांटे जाएंगे 5:4 के रेशो में। ठीक है, ठीक नहीं है? अच्छा, आगे नोट 2। नोट 2 में आएगा परचेज। तो परचेज बताओ, ए लिमिटेड का कितना? 9 लाख था टोटल, तो इसमें 5/9 ये ए का होगा, यानी 5 लाख। और बी लिमिटेड का देखो कितना होगा, 9 लाख इंटू 4/9, बोलो। 4 लाख, टोटल हो जाएगा 9 लाख। ठीक है, उसके बाद है नोट 3। नोट 3 है चेंजेस इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, और इन्वेंट्री जो है ना वो एसेट होती है, और एसेट को क्वेश्चन ने बोला है बराबर बराबर है, एसेट और लायबिलिटी में हिस्सा बराबर बराबर है, तो इन्वेंट्री में बराबर बराबर हिस्सा होगा दोनों में। तो टोटल है 1 लाख, तो उसका 50,000 होगा दोनों का हिस्सा। तो 1 लाख इंटू 50%, 50,000। 1 लाख इंटू 50%, 50,000। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। उसके बाद नोट 4, और ये है अदर एक्सपेंसेस। और अदर एक्सपेंसेस वही 5:4 में। ए लिमिटेड का कितना है? 3,06,000 इंटू 5/9, बोलो कितना आएगा? 1,70,000। और बी लिमिटेड का 3,06,000 इंटू 4/9, कितना? 136। ये आपके एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हाँ जी, ठीक है। अब बैलेंस शीट और बनानी है। प्रॉफिट आपका निकल आया, बैलेंस शीट और बनानी है। हेलो जी, मैं अब बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, आप ही को बनानी है अभी। और बात करना करो बंद, नहीं तो अब मेरा तुम लोग रौद्र रूप देखोगे फिर। बहुत हो गया अब।
सही में मैं मतलब अब अपने पुराने रूप में आने वाला हूं। हाँ। नहीं, मैं पुराने जमाने में पिछले जन्म में मैं नाग था। ठीक है। तो समझ लेना, फिर मैं अगर पुराने रूप में चला गया तो सबको डसूंगा। इच्छाधारी। सर एक बार दिखा दो, रौद्र रूप लिख रहा है। हाँ, सही बात है। बेटा दिखाऊंगा अभी, इंतजार मत कर। लेकिन जरा बैलेंस शीट जल्दी से फटाफट बना लो बेटा, प्लीज। देखो बात करना करो बंद, बहुत हो गया आप। ठीक है। अरे भाई क्वेश्चन है नहीं क्या? ये है। एग्जाम में टोटल ना लिखने के मार्क्स कटिंग कटते नहीं कटते? बैलेंस शीट बनाओ जल्दी। हाँ जी। बेटा वो एसेट है, इसलिए बराबर बराबर बटेगा। स्टॉक। उसने बोला एसेट लाइबिलिटी बराबर बराबर है। चलो बैलेंस शीट देखो। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट।
बेटा हेलो, देखो एक बार कहना में मान लिया करो, ठीक है? बहुत मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इसलिए एक बार मान लो। पर्टिकुलर, नोट्स और अमाउंट, यहां पर आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। नंबर 1 शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड। पहले शेयर होल्डर फंड में नंबर ए शेयर कैपिटल, और इसका बनेगा नोट नंबर 5। ऊपर 4 नोट बन चुके थे ना। नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस। वैसे रिजर्व एंड सरप्लस का आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप बांट चुके हो पीएनएल को। पीएनएल ही है उसमें, और तो कुछ है नहीं। तो आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने देखा है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में आपने बांट दिया है ऑलरेडी। तो टोटल कितना आया था पीएनएल का? 199। तो वो ऑलरेडी हम बांट चुके हैं बराबर बराबर। नंबर 2 लायबिलिटी, क्या कोई नॉन करंट लायबिलिटी है? नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? अनसिक्योर्ड लोन। कितना अमाउंट है? 2 लाख। इसको भी आपको बांट कर दिखाना पड़ेगा ए में और बी में। फिर नंबर 3 करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में क्या है? आपको करंट लायबिलिटी ही दे रखा है 1 लाख का। इसको भी आप बांट कर दिखाना पड़ेगा, और ये आपका टोटल हो जाएगा। यहां पर आएगा एसेट। एसेट, ठीक है। एसेट में क्या करना है? पहले नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में नंबर 1 पीपीई। कितना पीपीई दे रखा है? 6 लाख। इसको भी बराबर बराबर बांट कर दिखाना है। और कोई? और कुछ नहीं। नंबर 2 करंट एसेट, करंट एसेट में एक तो इन्वेंट्रीज। कितना इन्वेंट्री दे रखा है बताओ? 3 लाख। 1 लाख। इन्वेंट्रीज 1 लाख, ठीक है। और उसके बाद करंट एसेट, अच्छा मतलब इन्वेंट्री के अलावा, तो अदर करंट एसेट लिख दो। वो कितना? 2 लाख। और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब इनके आपको नोट बनाकर दिखाने पड़ेंगे, इनके भी 9 और 10 अलग अलग आपको बांट कर दिखाना पड़ेगा। ये बस खाली नोट्स टू अकाउंट का खेल है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। और फिर आ जाएगा टोटल। तो पहला नोट तो शेयर कैपिटल का बनेगा इसमें 5 नंबर, और शेयर कैपिटल को 49% और
51% में बांटना है। हाँ जी, ठीक है। पहले नोट 5, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड। टोटल कैपिटल कितना है? 4,01,000 में 49% जो है वो ए लिमिटेड का है। बताओ कितना? 196,490। और कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड 4,01,000 का 51%, 2,05,10। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल कैपिटल 4,01,000। ये ऊपर लिख दीजिए आप। ठीक है, टोटल कैपिटल 4,01,000 ऊपर लिख देंगे। अच्छा, बाकी सब मैं लिख तो चुका हूं, बस आपको नोट्स टू अकाउंट में बताना है सबका। पीएनएल का नोट बनाना नहीं है, बाकी अनसिक्योर्ड लोन का बनाइए नोट, और जितना भी है उसको आधा आधा बांट दोगे दोनों में। शाबाश, तुम ही से बोल रहा हूं, उधर क्या देख रहे हो? इसलिए कि दिमाग तुम्हारा बहुत भटका हुआ है आज, पढ़ाई में कम है, इधर उधर ज्यादा है। तो क्लास के बाद आराम से एक मीटिंग कर लेना ना, तुम हेड कर लेना उसको, चेयरपर्सन की कुर्सी संभाल लेना, सब गाइड कर देना क्या क्या किसको कहां कहां क्या क्या करना है। हाँ, क्या बात? हाँ जी, अगला बताओ। नोट नंबर 6 क्या बनाया? अनसिक्योर्ड लोन बना लिया, दोनों बराबर बराबर बांटना है। फिर करंट लायबिलिटी भी बिल्कुल सेम बनेगा, बराबर बराबर बांटना है। पीपीई भी वैसे ही बनेगा। इन्वेंट्री तो ऑलरेडी वैसे आप बांट चुके हो। नोट नंबर, वैसे इन्वेंट्री को तो बांट चुके हो ना? कौन से नोट में? 3 में, तो वो 3 नंबर यहां लिख दो और ये 9 नंबर नोट हो जाएगा। अब अगर बनाना है तो बना लो, कोई बात नहीं, वैसे इन्वेंट्री बढ़ चुकी है। चलो जी, तो अब मैं बस लास्ट इसका चीज जो बचा है वो और करवा दूं, ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी।
और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन खत्म। ये हाँ जी, वो ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी करवाने के बाद छुट्टी। जितने भी बजे तक होगा हो जाएगा। देखो जी, बना लिया। तो हेडिंग डालो अब, ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी। ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी। इसमें कुछ बचा तो नहीं ना, हो गया ना, बैलेंस शीट मैच कर गई है। 9 लाख, चलो लिख ही देता हूं। ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी, ये है हमारा नंबर 3। ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी, जेसीई। देखो इसमें लिखिए, when 2 or more party established a joint venture by creating a separate entity that is called ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी, मतलब जेसीई उसको बोला जाएगा। इन दिस केस co-venturer will not have share of or obligation in individual asset oblique liability, but they have interest in net asset of JCE. In net asset of JCE. JCE। अभी आपने जो पढ़ा, इंडिविजुअल एसेट इंडिविजुअल लायबिलिटी में हिस्सेदारी होती थी, ठीक है ना। लेकिन जब हम किसी सेपरेट एक एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर उस कंपनी की नेट एसेट में मेरा हिस्सा होता है, उस कंपनी की इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटी में मेरा हिस्सा नहीं होता। जैसे मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए मान लो, तो मेरा रिलायंस की नेट एसेट में एक थोड़ा सा हिस्सा है, जितना मतलब परसेंट मैंने शेयर खरीद रखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाऊं और उसकी इंडिविजुअल एसेट को मैं बेच दूं। मैं कहूं भाई मेरा तुम्हारी बिल्डिंग में 5% हिस्सा मेरा है, तो लाओ मैं 5% बिल्डिंग बेच देता हूं, वो अलाउड नहीं है।
ठीक है ना, या 5% लायबिलिटी मैं पे कर देता हूं, वो भी अलाउड नहीं है। तो इंडिविजुअल एसेट इंडिविजुअल लायबिलिटी में हिस्सा नहीं होता, बल्कि उस कंपनी की नेट एसेट में हमारा हिस्सा होता है। वो कंपनी आज अगर खत्म हो जाए तो उसकी नेट एसेट में जितने % शेयर मैंने खरीद रखे हैं उतना हिस्सा मेरा होगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी। और जब ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी होती है और हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट हमें राइट देता है टू पार्टिसिपेट इन नेट एसेट ऑफ दैट एंटिटी। तो उसके लिए अब हमें कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, जैसे सब्सिडरी में करते थे। सब्सिडरी में कंसोलिडेशन करते थे ना, होल्डिंग सब्सिडरी को अपने साथ जोड़ती थी। तो ऐसे ही अब जो कोवेंचरर होगा वो जेसीई को अपने साथ कंसोलिडेट करेगा अपनी बैलेंस शीट के साथ, यानी उसकी एसेट उसकी लायबिलिटी को अपने साथ जोड़ लेगा। बस फर्क क्या होगा, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की 100% एसेट और 100% लायबिलिटी जोड़ लेती थी, जिसकी वजह से माइनॉरिटी इंटरेस्ट अराइज हो जाता था अगर हमारे पास कोई पूरा शेयर नहीं है। इस वजह से जैसे मेरा 80% शेयर है और मैंने जोड़ लिया पूरा 100%, तो 20% माइनॉरिटी दिखाना पड़ता था। यहां पर हमारा शेयर जितना % होगा उतना ही % एसेट उतना ही % लायबिलिटी में अपने साथ जोड़ूंगा। ठीक है, मतलब माइनॉरिटी यहां आने का कोई सवाल नहीं है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। वहां हम क्या पढ़ते थे होल्डिंग सब्सिडरी में, फुल कंसोलिडेशन मेथड, और ये क्या है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। अगर मेरा जेसीई में 40% हिस्सेदारी है तो मैं 40% उसका एसेट 40% लायबिलिटी अपने साथ जोड़ लूंगा, बस आपको यही करना है। और दैट विल बी रिप्लेस्ड विद द इन्वेस्टमेंट इन दैट जेसीई। और अगर इन्वेस्टमेंट को आप जो आपने 40% नेट एसेट अपने साथ जोड़ा और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट अगर उसी के बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा या कम है तो फिर कैपिटल रिजर्व या गुडविल में आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे 40% नेट एसेट आया 1 लाख रुपए और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 1,20,000 किया है, तो 20,000 का गुडविल आ जाएगा, वो अपनी बैलेंस शीट में दिखा दोगे, और यह कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है। यानी इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट? क्योंकि हमने 100% एसेट लायबिलिटी को नहीं जोड़ा अपने साथ। हमारा जितना हिस्सा है उतनी ही एसेट उतनी ही लायबिलिटी मैंने जोड़ दी। अब वहां होता क्या था, आपके पास शेयर होते थे 80%, जोड़ लिया आपने उसकी 100% एसेट लायबिलिटी को, तो जो 20% आपकी है नहीं और आपने अपने साथ जोड़ लिया उसको हम माइनॉरिटी के तौर पर दिखाते थे सेपरेटली। समझ गए? तो यहां पर क्या होगा कंसोलिडेशन, तो लिखेंगे एवरी कोवेंचरर will consolidate JCE with, एक मिनट, asset and liability, consolidate asset and liability of JCE on proportionate consolidation method. Proportionate consolidation method basis, यानी पीसीएम इसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। इट मींस कोवेंचर एड asset and liability of JCE only for its own share, यानी अपने शेयर के बराबर ही वो ऐड करेगा। अगर 40% है तो 40% ऐड कर लेगा, 30% है तो 30% ऐड कर लेगा,
50% है तो 50% ऐड कर लेगा। ठीक है, बताइए ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं इसको। अच्छा, एक चीज और लिख लो, एक नोट करके लिख लो। नोट में लिखेंगे सिंस पीसीएम इज फॉलोड, पीसीएम समझ में आ रहा है ना, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड is followed, so there will be no minority interest. There will be no minority interest. ठीक है, there will be no minority interest. चलो जी, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। और यहां पर पहले मैं बना लूं, उसके बाद आप बनाना बैलेंस शीट। यहां लिखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 1 बैलेंस शीट। हाँ जी, बना लो। एज एट 31 मार्च 25, ये बैलेंस शीट है ए लिमिटेड की, ये है बी लिमिटेड की, और ये है सी लिमिटेड की। तीन कंपनी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। यहां लिखा है शेयर कैपिटल। इसका शेयर कैपिटल है मान लो 20 लाख, इसका है 18 लाख और इसका है 15 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, इसका रिजर्व एंड सरप्लस है 5 लाख, इसका रिजर्व एंड सरप्लस है 6 लाख और इसका रिजर्व एंड सरप्लस है 7 लाख। ठीक है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, इसका है 5 लाख, इसका है 4 लाख और यह है 3 लाख। अच्छा जी, करंट लायबिलिटी 3 लाख, 3,50,000 और 2.5 लाख, ये करंट लायबिलिटी है। पीपीई, इनका पीपीई है 12 लाख, इनका पीपीई 10 लाख है और इसका पीपीई है 6 लाख। अच्छा, अब उसके बाद यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड। इनका टोटल एक बार बताना कितना कितना आ रहा है? 20, 5, 25, 5, 30, 33 लाख। और इसका टोटल 18 और 6 24, 4 28, 31,50,000 और इसका
2750। तो ये इन्वेस्टमेंट है, मान लो 11 लाख, और ये है 8 लाख। इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट, बाकी बैलेंस देख लो कितना आएगा। ये 33 लाख आएगा, और ये है 31,50,000, और ये है 27,50,000। तो इसका कितना होगा? 10 करंट एसेट, इसका 13,50, और ये 21,50। ठीक है, अब यहां लिखेंगे ए लिमिटेड होल्ड 50% शेयर इन बी लिमिटेड, सी लिमिटेड सॉरी, and B Limited hold 30% in C Limited and balance share of C Limited are held by D Limited। तो C के बाकी शेयर D Limited ने खरीद रखे हैं, तो बताओ D ने कितने खरीद रखे होंगे? कितने? 20%। A Limited and B Limited have joint control over C Limited। तो A लिमिटेड और B लिमिटेड का ज्वाइंट कंट्रोल है C के ऊपर, ये बता दिया आपको, ठीक है, ज्वाइंट कंट्रोल है। इन्वेस्टमेंट इन सी वर मेड ऑन 31 मार्च 25। तो जिस दिन की बैलेंस शीट है उसी दिन इन्वेस्टमेंट किए गए। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, दोनों का अलग अलग बैलेंस शीट बनाना है। ए का अलग बनेगा, बी का अलग बनेगा, लेकिन दोनों का गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक साथ निकाल लोगे आप, एक ही कॉलम बनाकर निकाल सकते हो, ठीक है। जब ए लिमिटेड कंसोलिडेशन करेगा सी को अपने साथ, तो बताओ कितना परसेंट असेट और कितना परसेंट लायबिलिटी अपने साथ जोड़ेगा? 50%। और बी लिमिटेड जब कंसोलिडेशन करेगा तो अपने साथ कितना जोड़ेगा? 30% अपने साथ जोड़ लेगा। उसका असेट, उसका लायबिलिटी 30% अपने साथ जोड़ लेगा। और यहां पर एक गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी आपको निकालना पड़ेगा। ए अलग निकालेगा, बी अलग निकालेगा, क्योंकि दोनों बी और ए अलग अलग हैं, दोनों वो सेपरेट एंटिटी हैं। तो ए अपना अलग कंसोलिडेशन बनाएगा, बी अपना अलग कंसोलिडेशन बनाएगा, और दोनों ही अपने साथ सी को जोड़ेंगे जितना जितना हिस्सा है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, एक डी भी है इसमें। डी के पास 20% शेयर है, तो डी की अकाउंटिंग कैसे, डी कैसे करेगा अपने इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग? जैसे डी की बैलेंस शीट में भी तो दिख रहा होगा ना, इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड 20% हिस्सा जो है, तो डी कैसे अकाउंटिंग करेगा? तो डी को पहले तो यह डिटरमाइन करना पड़ेगा कि डी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं है, क्योंकि 20% शेयर है तो उसका भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो अगर उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है सी के अंदर, तो फिर वो इक्विटी मेथड लगाकर अकाउंटिंग करेगा अपने इन्वेस्टमेंट की अपनी बुक में, समझे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में।
और अगर उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, 20% शेयर तो है, लेकिन ए और बी के अलावा उसकी कोई सुनता ही नहीं है वहां पर, यानी कोई, क्योंकि ए और बी सारा डिसीजन ले लेते होंगे, तो उसकी कौन सुनता होगा। तो अगर हो सकता है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी ना हो, तो इन दैट केस फिर वो अपना सीधा नॉर्मल तरीके से AS 13 के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करेगा। डी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है आपसे कि बताओ अगर ज्वाइंट कंट्रोल के अलावा जो पार्टी हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो आप बताओगे अगर उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो AS 23 के हिसाब से मतलब इक्विटी मेथड लगाकर अकाउंटिंग करेंगे, और अगर उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करेंगे, जैसे AS 13 के हिसाब से जो होती है। समझ गए। चलिए, तो अब पहले बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा ए का। तो पहले गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालो फटाफट। तो यहां पर पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व फॉर ए लिमिटेड और फॉर बी लिमिटेड, ठीक है। यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसने कितना परसेंट शेयर खरीद रखा है, 50%, और इसने कितना, 30%। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बता सकते हो, इसका 11 है और इसका 8 लाख है। अब इसमें से माइनस करोगे, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए नेट एसेट में आपकी जितना हिस्सेदारी है वो माइनस कर दो। अब नेट एसेट आप लाइबिलिटी रूट से भी ले सकते हो और मतलब एसेट रूट से भी ले सकते हो। तो शेयर कैपिटल ले लेते हैं, तो शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ सी, तो सी का कैपिटल है 15 लाख, तो 15 लाख का 50% यहां से माइनस होगा, और 15 लाख का 30% यहां से माइनस होगा। अच्छा, शेयर इन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सी, बताओ रिजर्व एंड सरप्लस कितना है सी का, 3.5 लाख का 50%। तो सीधा बताओ ना, तो क्या इसका कुछ आएगा ही नहीं गुडविल कैपिटल रिजर्व, ओ गॉड। चलो, और इसका 2,10,000, तो गुडविल इसमें कुछ नहीं आया और इसमें 1,60 आ गया। एक 40, ठीक है। ये हो गया हमारा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब दोनों का बैलेंस शीट अलग अलग बनाना है आपको, ए का अलग और बी का अलग। क्या, तो 1,40,000 इसका गुडविल आ गया एक पार्टी का। चलो अब ए का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ पहले, हटाऊं इसको, ये नोटिंग हो गई। तो देखो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज पर PCM अंडर AS 27। PCM का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। तो पहले ए का बैलेंस शीट बनाना है,
हम्म, पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट। नंबर वन, इक्विटी एंड लायबिलिटी। नंबर वन, शेयर होल्डर फंड। नंबर ए, शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल ए की खुद की आएगी, कितनी है? 20 लाख। बी, रिजर्व एंड सरप्लस भी उसका खुद का ही आएगा। 5 लाख। अच्छा जी, नंबर टू, नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी ए का खुद का कितना है? 5 लाख। प्लस इसमें सी का जोड़ दीजिए 50%। तो टोटल 3 लाख था। तो 3 लाख इंटू 50%, वो जोड़ दीजिए उसका। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6.5 लाख। और सेम बिल्कुल करंट लायबिलिटी में होगा। तो टोटल कितना था? 3 लाख। मतलब इसका 3 लाख और उसका था 2.5 लाख। तो 3 लाख प्लस 2.5 लाख का 50%, बोलो। 1.75, 1.25, तो 4,25,000। ये तो हो गया इक्विटी और लायबिलिटी। यानी टोटल कितना? 35,75,000। अच्छा, इधर आ जाएगा एसेट। एसेट में नंबर वन, नॉन करंट एसेट। तो उसका अपना बताइए, पीपीई कितना है? पीपीई ए का है 12 लाख, और प्लस 6 लाख का 50%, कितना? 15 लाख। 15 लाख। उसके बाद नंबर दो, बताओ। करंट एसेट। अच्छा, गुडविल तो है नहीं इसका। हाँ जी, तो करंट एसेट। करंट एसेट में कितना था? तो प्लस 21,50,000 का 50%, ये कितना आएगा? 20,75,000। और बैलेंस शीट का टोटल लगाकर देख लो। टोटल 35,75,000। ये बैलेंस शीट बन गई एक ही। अब ऐसे ही बिल्कुल आपको बनानी है बी की बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड। उसमें 30% ऐड करना है। 30% असेट, 30% लाइबिलिटी अपने साथ जोड़ लोगे।
हाँ जी, बनाओ जल्दी। यार किसी काम के नहीं हो तुम लोग, क्या बोलो। हम्म। घर वाले भी यही कहते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। हो गया। मैच होगी बैलेंस शीट। क्या आज के लिए इतना ही? अरे अभी कहाँ समाप्त। अभी तो तुमको क्या लगता है कि मैं क्या जो है ये एएस बीच में छोड़ के निकल जाऊं? हाँ? अगली क्लास में मतलब फिर से आगे यही टॉपिक पढ़ाऊं मैं खुद इससे उब गया हूं। 21, 23, 27 से। बस वही बताना है और कुछ नहीं। अगली क्लास में नया शुरू करेंगे कुछ फ्रेश। हाँ, गुडविल लिख लिया था ना? पक्का? अच्छा, चलो मैं एक बार बस इसी को चेंज करके कर देता हूँ रिकॉर्डिंग वालों के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे फोन कर देते हैं, सर वो क्वेश्चन शायद छूट गया है ना। अब फिर से डालो। तो बी लिमिटेड का बैलेंस शीट। एक मिनट। अरे यार, हाँ शेयर कैपिटल कितना? 18 लाख। एक मिनट। शेयर कैपिटल बी का है 18 लाख। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी बी का कितना है? 4 लाख पूरा। तो 4 लाख और प्लस 3 लाख का 50%। अच्छा, इसमें 30% है, हाँ ये भी तो है। ठीक है जी। 30%। तो कितना? 90,000। तो ये हो जाएगा 490। अच्छा, ये करंट लायबिलिटी कितना था? 350 प्लस 2.5 लाख का 30%। 4,25,000। बस। टोटल बताओ। 33,15,000। अच्छा, पीपी बताना। 10 लाख इंटू 6 लाख का 30%। 11,80,000। उसके बाद गुडविल 1,40,000। और करंट एसेट 13,50। टोटल 13,50 और 21,50 का 30%। 19,95,000 टोटल। 33,15,000। ये आपका बैलेंस शीट बन गया। अच्छा अभी रुको 1 मिनट, अभी कहाँ। अभी एक तो क्वेश्चन बताना है और अभी इसमें एक चीज लिखवानी है, ये डिलिमिटेड वाला। हाँ वही लिखवा रहा हूँ भाई। अरे नहीं ज्यादा है, बस ट्रीटमेंट बताना। डिलिमिटेड की बुक में आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले तो उसका क्या ट्रीटमेंट बताओगे? ठीक है।
तो आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। जो डी लिमिटेड के पास है ना 20% शेयर, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो डी की यहां होगा जो ट्रीटमेंट होगा। हो गया, यहां तक हो गया सबका? ठीक है, लिखो ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। जो 20% डी ने खरीद रखे थे ना इन बुक्स ऑफ डी लिमिटेड, अब यहां लिखोगे इफ डी हैज significant influence, then D will also prepare consolidated financial statement and accounted investment in C Limited as per इक्विटी मेथड। तो फिर वो इक्विटी मेथड लगाकर इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब AS 23 के हिसाब से। बट if D has no significant influence, but D has no significant influence in C Limited, then D will not prepare consolidated financial statement। अब जब उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही नहीं है, कंट्रोल तो है ही नहीं, तो फिर वो CFS बनाई गई नहीं। ठीक है, तो विल नॉट प्रिपेयर CFS एंड इन्वेस्टमेंट विल बी अकाउंटेड, इन्वेस्टमेंट इन C Limited will be accounted in books of D in SFS। SFS समझते हो ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टैंड अलोन भी बोल सकते हो, एज पर AS 13। तो AS 13 के हिसाब से वो अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाला सबसे पहले यही करवाया था, तुम्हें ध्यान हो तो, AS 13। अच्छा, तो ये हो गया ट्रीटमेंट डी का। चलो एक क्वेश्चन जरा मैं आपको दिखाता हूं और बस उसके बाद छुट्टी। अरे हाँ, तुम खुद ही कर लोगे, मुझे पता है। हटा दो इसे, लिख लो लिख लो। हो गया? हेलो, लिख लिया? देखो जी, क्वेश्चन नंबर है
11। ग्यारह नंबर देखो, ए लिमिटेड इंटर्ड इनटू ए ज्वाइंट वेंचर विद बी लिमिटेड ऑन 1:1 बेसिस। 1:1 मतलब 50-50%, दोनों ने शेयर खरीद रखे हैं। एंड ए न्यू कंपनी सी लिमिटेड वाज फॉर्म फॉर द सेम पर्पस एंड फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ऑल थ्री कंपनीज। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन, करंट लायबिलिटी, पीपीई, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर 2.5 लाख और करंट एसेट। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी अंडर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि शेयर कब खरीदे, तो आप सारा का सारा रिजर्व एंड सरप्लस पोस्ट मान सकते हो। पोस्ट तो क्या करेगा, ए लिमिटेड इस 12 लाख का जो इसका सी लिमिटेड का जनरल रिजर्व है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसमें 6 लाख ये अपने साथ ऐड कर लेगा और 6 लाख ये अपने साथ ऐड कर लेगा। ठीक है ना, रिजर्व एंड सरप्लस भी। लोन के साथ ये 50% यानी आधा सी का 2 लाख का 50% ये अपने साथ ऐड कर लेगा, 2 लाख का 50% ये अपने साथ ऐड कर लेगा, फिर 1 लाख का 50% दोनों अपने अपने साथ ऐड कर लेंगे। 19-50 का आधा आधा इन्वेस्टमेंट हट जाएंगे और करंट एसेट का आधा आधा दोनों ऐड कर लोगे, यानी सबका आधा आधा, शेयर कैपिटल को छोड़कर सबका आधा आधा। ठीक है, ये ऐड कर लेंगे। सही है, चलो बस खत्म। हाँ, अपने आप कर लेना, अब तो कर ही लोगे। हाँ, वैसे हैं मजे तुम लोगों के यार, है ना, मजे हैं तुमके। हाँ, जिंदगी के मजे उठा रहे हो तुम सब लोग मिलके। वही तो।
क्या हुआ? हाँ, क्या है? हाँ, आएगी नहीं? क्यों? कहाँ? कहाँ घर? उत्तराखंड में कहाँ? बागेश्वर? अल्मोड़ा के पास है? नहीं, मैं अल्मोड़ा गया हूँ 2-3 बार। मैं तो यूपी का हूँ। तो उत्तराखंड भी तो यूपी का ही पार्ट था पहले।